नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हर हफ्ते हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। बीएसई एसएमई और एनएसई एमर्ज जैसे एसएमई प्लेटफॉर्म्स पर आजकल आईपीओज का सैलाब आया हुआ है। इस साल भारत में लगभग 100 स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज ने 2600 करोड़ से ज्यादा रकम पब्लिक लिस्टिंग्स के जरिए जुटा ली है। अब इन 100 एसएमई आईपीओज के लिए बाजार में तकरीबन 1.44 लाख करोड़ की डिमांड भी देखी गई। इन एसएमई लिस्टिंग्स में अचानक इतनी रुचि क्यों बढ़ी है? ये प्लेटफॉर्म्स छोटे उद्यमियों के लिए क्या फायदे और खास तौर से कितने नए दरवाजे खोल रहे हैं, इसी पर है आज आवाज एंटरप्रेन्योर का फोकस। और मेरे साथ हैं बीएसए की चीफ बिजनेस ऑफिसर समीर पाटिल, ब्लूम वेंचर्स के पार्टनर आशीष फाफड़िया और हाल ही में एनएसई एमर्ज पर लिस्ट हुई होम्सिफाई के फाउंडर आशीष कुकरेजा। आप तीनों का ही स्वागत है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स हमारे सामने निकल कर आए हैं कि 8 महीने हो चुके हैं इस साल के और इस 2023 के साल में 100 एसएमई आईपीओस और इसमें भरपूर इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो समीर, मैं आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। इतना इंटरेस्ट इन कंपनियों की तरफ से अचानक क्यों आने लगा है? अभी जितने ऐसे बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पे कंपनीज लिस्ट हुए हैं एसएमई में, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 85,000 करोड़ और फंड रेज जो हो चुका है वो दैट इज 5,456 करोड़। तो ये और इन 452 में से 179 कंपनीज आर ऑलरेडी माइग्रेटेड टू मेन बोर्ड। ये बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं और इससे दर्शाता है कि लोगों को, कंपनीज को बहुत रुचि है आके लिस्ट करने में एसएमई प्लेटफॉर्म पर। इसमें कंपनीज को और प्रमोटर्स को जो फायदे हैं, ये फायदे ये है कि इनको एक लिस्टिंग के बाद इनको विजिबिलिटी मिलती है। विजिबिलिटी के बाद में ये जो फंड्स रेज फंड्स करने के बाद में ये फंड्स एक्सपेंशन में लगवा सकते हैं, इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में लगवा सकते हैं या फिर अपना एरिया ग्रो करने में लगवा सकते हैं। तो इसके चलते जब प्रमोटर इन सब कार्य में शैली में अपना योगदान देता रहता है, वहीं पर इन्वेस्टर्स भी ऐसे कंपनीज पे ध्यान देख के बैठता है जहां पे उनको ये रुचि आ जाए कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में क्या तरीके से ग्रो कर सकती है और किस तरह से वो उसमें इन्वेस्ट करके उस ग्रोथ का भागीदार, हिस्सेदार बन सकते। ओके, आपने इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए हैं। आशीष, मैं आपसे समझना चाहूंगी, इस इंटरेस्ट के पीछे क्या सो कॉल्ड फंडिंग विंटर का भी हाथ है कि शायद दूसरे मार्केट से, प्राइवेट मार्केट में लोग इतनी आसानी से पैसा नहीं रेस कर पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्योंकि एक एसएमई प्लेटफॉर्म है, वहां पर जाकर देखे, आजमाए कि कितनी डिमांड है और डिमांड तो अच्छी खासी है, जैसे ये आंकड़े समीर भी शेयर कर रहे हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन हर्षदा। ये जुड़लाया नहीं जा सकता है कि फंडिंग विंटर वीसी फंडेड कंपनीज को, पी फंडेड कंपनीज को ये मौका दे रहा है कि वो वहां पे जाके लिस्ट करे। बट ज्यादातर आज जो कंपनीज आ रहे हैं, एंड यहाँ पे समीर बता सकेंगे शायद कि इसमें से फंडेड कंपनीज जो होते हैं वेंचर बैक, वो थोड़े कम प्रपोर्शन में है। ज्यादातर हमें प्रमोटर ड्रिवन इंटरेस्ट दिख रहा है। So the proportion will change in the future. So funding winter का उतना बड़ा इसमें हाथ नहीं है। ये जिस तरीके से पब्लिक मार्केट्स पिछले कुछ महीनों से जा रहे हैं, वहां पे ये अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए कि हम लोअर लेवल ही सही, बट एसएमई एक्सचेंज से आगे बढ़ के अपना कंपनी आगे चल के माइग्रेट कर लेंगे। वी कैन स्टार्ट स्मॉल बट वी कैन ग्रेजुएट बिग। फंडिंग वेंचर के चलते हुए वेंचर फंडेड कंपनीज को इसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो कि फैक्ट है। और मुझे याद है एक पर्टिकुलर कंपनी जिसने अपनी पारी की शुरुआत की थी, द्रोणाचार्य, और उसको किस तरह का रिस्पांस मिला था, एंड इट वाज परहैप्स द हॉटेस्ट थिंग दैट एवर लिस्टेड ऑन द एसएमई प्लेटफॉर्म्स। अच्छा आशीष कुकरेजा, आपने भी हाल ही में होम्सिफाई को एनएसई एमर्ज पर लिस्ट कराया। क्या कारण था कि आपको ये प्लेटफॉर्म अट्रैक्टिव लगा और वहां से आगे की फिर जर्नी आपके लिए कैसी रही है अब तक? देखिए, जब बिजनेस अपने बिजनेस मॉडल को प्रूव करता है और कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि आप जो ग्रोथ स्टोरी है, उस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी है और सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी है, आप उसको आगे ले जा सकते हैं और क्वालिटी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आई थिंक इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ a lot of things for us, and going ahead we saw great opportunity
हम इंस्टीट्यूशनलाइज होने को तैयार थे। हम हमेशा से एज अ कंपनी एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते थे, और हम ये बिजनेस को पिछले 10 साल से बिल्ड कर रहे थे। तो हमारे लिए एक ग्रेजुअल स्टेप था कि उतना डिफिकल्ट नहीं था, बिकॉज वी ऑलवेज वांटेड टू create a well-run institutional business out of this opportunity. So hence, I think we chose this, and I think हम इंडिया इस साल की सबसे पहली लिस्टिंग थे. We got listed on 2nd January. So I think that way, changes के हिसाब से हर्षदा, I can say that अब आप पब्लिक हो तो आपको प्रिपेयर होना पड़ता है. बहुत बारी आप जब आईपीओ जाते हो तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, और शायद वो आपको ये चीज के लिए तैयार नहीं करते कि it's no more a private affair. So you have to be prepared for it. You need to be, it's a different ball game all put together. तो I think वो मैं जरूर एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा. जब आप कहते हैं कि आप इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहते थे, अब इसे एक आम दर्शक जो हमारा ये कार्यक्रम सुन रहा है, या फिर एक एसएमई जो सोच रहा है कि इतने लोग वहां जाकर फंड रेज कर रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशनलाइज होने का मतलब क्या है एक कंपनी के लिए? देखिए, आईपीओ के प्रोसेस में जाना प्राइवेट फंडिंग के जैसा नहीं है. आपकी जो बुक्स हैं, आपका जो everything is there out there, right? And it's pretty much everything needs to be clean as you move into this. At least for the good companies, I can't really talk on behalf of किस तरह की companies आ रही हैं, क्या हो रहा है, काफी niche sectors आ रहे हैं. But at least I can tell for myself that वो बहुत important है कि, और उससे क्या होता है कि आप जब आगे जाके आप एक अच्छा, हमारा बोर्ड बहुत इंडिपेंडेंट है. It's not, there's no, मेरे बोर्ड में कोई फैमिली मेंबर नहीं है. So for us, this is what internationalization is all about, Correct. And I think that way I thank BSE and NSE platforms to really stick their neck out and help these SMEs. I will not shy away from saying this, Harshada, कि हमारे सेक्टर में रियल एस्टेट, प्रॉपटेक, ब्रोकिंग स्पेस में वेंचर इन्वॉल्व नहीं हो रहा था. बहुत डरे हुए थे ये लोग, or for good reasons, because there are couple of deaths in the sector, and we could see that there are some companies which are building a credible franchise in this space. So I think we saw the opportunity and took that call. Yes. Okay. समीर, यहाँ से आगे किस तरह का और इंटरेस्ट बढ़ रहा है? प्रमोटर्स है बहुत अलग अलग क्षेत्र से आके कंपनीज लिस्ट कर रहे हैं, और ये एक बहुत उत्साहवर्धक वातावरण है. बट इसके साथ साथ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर्स की जो है एक जिम्मेदारी बनती है, उनको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, और वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अहमियत जानती है. तो ये बहुत बड़ा सुधार जो है एसएमई कंपनीज में आता है लिस्टिंग के बाद. जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ ओनरशिप, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. और अगर आप इन्वेस्टर्स की बात करें तो अभी बीएसई प्लेटफॉर्म, एसएमई प्लेटफॉर्म 13 मार्च 2012 में लॉन्च हुआ था. ये 12 साल का एक लंबा सफर है. लेकिन अगर आई एम एब्सोल्युटली अग्री, इनिशियली इट वाज प्रमोटर ड्रिवन इन्वेस्टमेंट. अभी आप पिछले 1-1.5 साल में आप देखो आंकड़ेवारी, तो बहुत ही उत्साहवर्धक आंकड़े निकल के आएंगे. QIB जो है, ये पिछले 1.5-2 साल में काफी एक्टिव हुए बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर, और काफी इन्वेस्टमेंट्स इनके आए. नॉट ओनली QIB बट ऑल्सो the HNIs and the retail participation. They are looking forward for joining in the growth of the companies listed on the BSE SME platform. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर, और इस हफ्ते हम फोकस कर रहे हैं बीएसई एसएमई और एनएसई इमर्ज पर, जहां पर भरमार आई है नई लिस्टिंग्स की. कई सारे छोटे और मध्यम एंटरप्रेन्योर्स इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी पब्लिक लिस्टिंग करा रहे हैं, मार्केट से पैसा रेस कर रहे हैं. चर्चा में मेरे साथ है बीएसई की चीफ बिजनेस ऑफिसर समीर पाटिल, ब्लूम वेंचर्स के पार्टनर आशीष फाफड़िया, और हाल ही में लिस्ट हुई एनएसई इमर्ज पर कंपनी होमसिफाई के फाउंडर आशीष कुकरेजा. आपकी एक कंपनी E2E ने करीब 2018 में मेरे ख्याल में लिस्टिंग की थी. उसके बाद उनके लिए क्या वो डिसाइडिंग फैक्टर था कि ये सही प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप उसमें निवेशित थे? सो व्हाट मेड देम टेक द डिसीजन कि ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए सही है? क्योंकि जब उन्होंने निर्णय लिया, इट वाज अर्ली डेज फॉर दीज प्लेटफॉर्म्स.
एब्सोल्युटली। ये हमारे फंड से 2 कंपनीज अब तक एसएमई आईपीओस कर चुकी हैं। E2E नेटवर्क्स वाज द फर्स्ट वन, और इस साल इन्फोलियन नामक एक कंपनी भी आईपीओ कर चुकी है, और दोनों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये था कि ये कंपनीज अपने बलबूते पे पिछले 10 साल से चल रहे थे और वो ठीक ठाक ही कर रहे थे, और वेंचर इन्वेस्टर्स में हम लोग एक ही थे जो उनके कैप टेबल पे थे। फाउंडर्स ने आगे चल के काफी कोशिश की फंडिंग रेज करने की, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे थे, बट बिजनेस उनका बढ़ता जा रहा था। उन्होंने डेट से भी अपना बिजनेस बढ़ाया, एंड इवेंचुअली सिर्फ 3 लेवल के टेस्ट होते हैं। एक, क्या ये फाउंडिंग टीम जो है ये आगे बिजनेस अगले 20-25 साल करना चाहती है। तो इफ द फाउंडर इज गोइंग टू बी अलाइन्ड कि हाँ मैं ये 20-30 साल तक करूंगा, आई विल मेक अ टीम एंड आई कैन ग्रो 20-30% ईयर ऑन ईयर, तो आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही रहेगा। आगे चल के द कंपनी शुड मूव टू द मेन बोर्ड। अगर वो मेन बोर्ड पे माइग्रेट नहीं करते तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बट करने से जो ग्रोथ और आगे और अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं वो डेफिनेटली बहुत बेहतर होते हैं। सो थॉट प्रोसेस वाज लेट्स नॉट बॉदर अबाउट इंस्टीट्यूशनल फंडिंग। और वैसे भी पिछले 2 साल में हमने देखा है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वेट करते हैं कंपनीज को 5 बिलियन 10 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन के लिए, और सारा अपसाइड उधर कैप हो जाता है, और फिर पब्लिक मार्केट्स में आके क्या फायदा। आप ले आइए अच्छे कंपनीज मार्केट पे अर्ली स्टेज पे। इट इज जस्ट लाइक फ्रॉम अ लेंस ऑफ अ प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टर, इट इज जस्ट लाइक कमिंग इनटू अ मिड मार्केट प्राइवेट इक्विटी डील। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि किस तरह की कंपनियां यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। आशीष कुकरेजा, मुझे बताइए ये क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर में कितना डिफरेंस आपने नोटिस किया व्हेन यू वर रेजिंग फंड्स प्राइवेटली एंड नाउ दैट यू आर अ पब्लिक कंपनी? See, I think it's a journey we are in for SME platform, and पहले तो नाम बहुत खराब था, and I'll stick my neck out, हर्षदा. In fact, बहुत डाउट होता था कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कि because ऐसा भी होता था जब मैं इस पे काम कर रहा था तो लोग बोलते थे कि SME का होना मतलब you are one of those wrong companies out there and stuff like that. But because we got a good pedigree investors, because people who backed us were the guys who are, उनको वो स्टोरीज में 20, 25, 30, 40 साल तक रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो हमको वो उससे कॉन्फिडेंस बहुत आया, और वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ। और आई थिंक जैसे जैसे मार्केट मैच्योर हो रही है, और जैसे आपने बोला कि इफ आई हैव टू प्रोबेबली गिव अ नंबर, अगर 10 में से 5 ऐसी कंपनीज आ रही हैं जो यूनिक सेक्टर्स हैं या उनका अपॉर्चुनिटी बड़ा है, देखिए आपको समझना पड़ेगा अभी भी ये कंपनी कोई लार्ज कंपनीज नहीं है। अभी मैं अगर आपको बोलूं कि we as a sector, though we are in the business, we have taken some market share, but the sector is in early stages, the whole thing is in early stage. So it's very important that you get backed with the right set of investors who understand your business, जो आपके सेक्टर में बिलीव करें, जो आप में बिलीव करें। अगर आपके इन्वेस्टर्स आपके सेक्टर और आप दोनों, आपकी मैनेजमेंट दोनों में बिलीव नहीं करते, तो इसका मतलब वो इन्वेस्टर्स नहीं है, वो तो लिस्टिंग गेन्स के लिए आई थिंक हजारों लोग, हमारी कंपनी का आईपीओ मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब हुआ, और बट आई थिंक अब आई थिंक ये इन्वेस्टर्स की क्वालिटी बढ़ रही है, और जैसे जैसे अच्छी कंपनीज आ रही हैं इंटरेस्ट काफी बढ़ रहा है, and we have seen after listing also a lot of good quality investors have shown interest in us. आशीष फाफड़िया, क्या कुछ ओवरलैप है निवेशकों के बीच? क्या कुछ आप लोगों के एलपीज या फिर एचएनआईज जो ब्लूम जैसी कंपनियां या फिर एंजल फंड्स में पैसा लगाना चाहते हैं, वो भी यहां पर आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं? आर दे पिक बाइंग दी स्टॉक्स? जो फैमिली ऑफिसेस हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, वहां पे ओवरलैप डेफिनेटली है हर्षदा, और हम ये कोशिश में भी लगे हुए हैं कि इसका अवेयरनेस ज्यादा बढ़ाया जाए। एंड दिस इज व्हाई फॉर अस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कौन सी कंपनीज आगे भेज रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आगे चल के जब ये कंपनीज आती है, चाहे हम उसमें रहें या चाहे हम उससे एग्जिट कर जाए, जो आईपीओ में आए हुए इन्वेस्टर्स हैं या जो उससे कुछ साल बाद एंटर करते हैं, उनका गेन्स बने, तो अभी भी वो ओवरलैप बढ़ता जाएगा। हमें ये आगे इंश्योर करना है कि द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स एंड द लेंस विद विच इन्वेस्टर्स कम, वो मिड टर्म रहे। अगर इन्वेस्टर्स छोटे ड्यूरेशन के लिए आएंगे, ये ट्रेडर्स के लिए नहीं है, और यहाँ पे जितना 2-3 साल का होराइजन तो मिनिमम लोगों को रखना ही चाहिए, नहीं तो फिर उसका ट्रू बेनिफिट्स मुश्किल हो जाता है।
आशीष फाफड़िया, मैं आपसे भी एक मुद्दा रेस करना चाहती हूँ। क्वालिटी ऑफ कंपनीज इंपॉर्टेंट रहती है, स्पेशली जब एसएमईज की बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मली अब तक धारणा यही रही है कि छोटी कंपनी और कोई पैसा नहीं दे रहा है तो इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। ये बताइए उस माइंडसेट में कितना बदलाव देखने को मिला है आफ्टर बीएसई एसएमई एंड आफ्टर एनएसई एसएमई emerge has progressively changed the norms and increased the hygiene level also. वो डेफिनेटली फर्क तो पड़ा है। जब हम लोग E2E को लेकर जा रहे थे तो उस समय हमको भी, हमारे दिमाग में भी ये संदेह था कि क्या हम प्रमोटर को सही तरीके से गाइड कर रहे हैं। आज से 2 साल बाद वो हमें किस तरीके से देखेंगे। द गुड न्यूज वाज दैट हम अपना स्टॉक जो है वो बेच के निकल नहीं रहे थे, तो दैट वाज समथिंग वेयर वी फेल्ट दैट इंसेंटिव्स आर अलाइन्ड। आज अगर देखें तो पिछले 5 साल में तब तक थोड़ा माहौल वही था जो पहले था। इट वॉज लिटिल इफी एंड डाइसी, बट पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। वी हैव सीन दैट अगर आप बोल रहे हो लिस्टिंग, तो उसको लिस्टिंग के तौर पे ही देखा जा रहा है, उसको एक कोटा के तौर पे कि आपको और कोई चॉइस नहीं है, वैसे नहीं देखा जा रहा है। और उसका कारण ये भी है कि आज अगर हम मार्केट्स में देखें, पिछले 12 महीने में जो छोटे आईपीओ स्टॉक मार्केट्स में मेन बोर्ड पर भी हुए हैं, वो ज्यादा करके काफी छोटे वॉल्यूम के कंपनीज हैं। तो लोगों को 2-3 बातें समझ में आ गई है। नंबर 1 कि एक्सचेंजेस और रेगुलेटर्स ने मिलकर जो स्टेप्स लिए हैं, दे आर डूइंग दैट दे व्हाट दे नीड टू एंश्योर दैट जो नॉन गुड एलिमेंट्स, जो सही कंपनीज नहीं है, सही मैनेजमेंट नहीं है, वो नहीं आ सके। तो वो फिल्टरिंग सही तरीके से होने लगा है। आप अभी भी श्योरली गारंटी नहीं कर सकते और वो एक्सचेंज और रेगुलेटर्स का गारंटी नहीं होता है, विच इज फाइन, बट वो कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। दूसरा, ये प्लेटफॉर्म्स का सही क्रेडिबिलिटी ये भी आता जाता है कि वहां पर एक अकम्प्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस ने कहीं पहले इन्वेस्ट किया हुआ है और वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो उसमें फिर क्या फर्क पड़ता है? ज्यादातर कंपनीज के आईपीओ के साइजेस 3 डिजिट नंबर ऑफ करोड़ से वैसे भी मेन बोर्ड पर भी नहीं होते हैं, ये उससे थोड़े और कम होते हैं। जब तक 25% IRR जनरेट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए, क्रेडिबल मैनेजमेंट है, गवर्नेंस ठीक से चल रहा है, क्वार्टरली फाइनेंशियल्स डिस्क्लोज किए जा रहे हैं, फाउंडर्स आर नॉट इंडल्जिंग, कोई भी स्क्रूपलस अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स जो होते हैं वहां पे फाउंडर्स इन्वॉल्वमेंट इनटू डब्बा ट्रेडिंग, जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत क्रूशियल होता है। यहाँ पे जब वो अलाइनमेंट होता है और वो वेस्टेड इंटरेस्ट काम पे नहीं होते, एक बहुत बड़ा मुद्दा सुलझ जाता है। तो वो बहुत फर्क पड़ा है, लोगों को कंफर्ट आता हुआ दिख रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू से job is done. We as investors, regulators, exchanges, founders have to still do a lot, but it is work in progress. We are much better than when we were 5 years ago. I can clearly sense the gap between the two issues that we did. My final question to you, समीर पाटिल, फिर ये रहेगा कि H2 यानी कि दूसरी छमाही इस साल की किस तरह की पाइपलाइन दिख रही है, कितना और इंटरेस्ट, क्योंकि अब तक हम लगभग 100 एसएमई लिस्टिंग्स की इस साल इन 8 महीनों में बात कर रहे हैं, आगे कितनी और इंटरेस्ट है, कितना, क्या पाइपलाइन कैसी दिख रही है? In fact, there's a good response and huge enthusiasm for companies coming and listing on the exchanges. The first quarter was really good. We had a large amount of companies listed. Next quarter, jo hai, we think we have another 40 to 50 odd companies. Few are already there in the pipeline for approvals. Another 40-50 companies more to be listed. So we think another 40-50 companies to be listed in the H2. Ashish Kukreja, considering you've been there, done that, you've achieved the listing and you have high ambitions कि आप मेन बोर्ड पर भी आगे जाकर ग्रेजुएट करेंगे, 2 चीजें जो हमारा शो देख रहे हैं एसएमई या फिर यंग प्रोमोटर्स जो शायद who want to follow on the same path, आपकी क्या एडवाइस रहेगी? अर्चिता, मुझे एक क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है, and I've been I'll not hold myself back. I'll say a little early days for me to probably recommend someone कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, because it's for every different mindsets and what you're building, where you're building, आपकी aspirations क्या हैं, आप like I said, you're no more a private. If you're ready for that, if you're ready to sort of be accountable to many stakeholders and और आपके इन्वेस्टर्स की ऐसे हैं जो आपको और आपके बिजनेस को
समझते हैं, उसको बैक करते हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक if you have to if you have to stick my neck out and answer this question, I would say, you know, it takes you in the space जहां पर आप ज्यादा structured और ज्यादा as a business आप mature feel करते हो, and it is nothing wrong in it if you're able to manage that little bit more pressure of compliance and stuff like that. I think that's about it. Otherwise, it's a very very good platform. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे लिए समय निकालने के लिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग माहौल है इन एसएमई कंपनीज के लिए इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए, और उस पर हमारी नजरें आगे भी रहेंगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू। चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।